अमीर गरीब बच्चे की 26 जनवरी। ये क्या, 7 तो यहीं बज गई। बस स्कूल का गेट न बंद हुआ हो, वरना आज का स्कूल तो मेरा मिस हो जाएगा। स्कूल जाने के लिए लेट हो रही नैना भागती भागती अपने स्कूल पहुंच जाती है और जैसे ही क्लास में एंटर करती है, ये क्या, जिस बेंच पर मैं बैठती थी वो तो क्लासरूम में है ही नहीं। कहाँ गया मेरा बेंच? अब मैं क्या करूँ? टीचर भी आने वाली है, किसके पास बैठूं? नैना इधर उधर देखती है और एक काजल नाम की लड़की के पास जाकर बैठ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की? उठो यहाँ से, यहाँ पर सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठेगी। लेकिन काजल, पूरी क्लास में कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? कोई जगह नहीं है, देखो इतना सारा फर्श खाली है, कहीं पर भी बैठ जाओ। एक काम करो, तुम डस्टबिन के पास जाकर बैठो। वैसे भी तुम्हारी औकात कूड़ेदान के पास बैठने की है ना कि हमारे साथ। अंजलि, काजल, तुम लोग मुझसे इस तरह क्यों बात करते हो? मैं भी तो तुम्हारी क्लासमेट हूँ ना। तुम्हें तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हम तुम्हें इस क्लासरूम में बैठने देते हैं, वरना तुम तो इस क्लासरूम में बैठने के भी लायक नहीं हो। गरीब कहीं की, अब खो क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। तीनों अमीर स्टूडेंट नैना का स्कूल बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती हैं। बेचारी नैना अपने स्कूल बैग से निकली हुई बुक्स को वापस उसमें रख रही होती है कि तभी उसकी क्लास टीचर कोमल आती है। टीचर, अलीशा, अंजलि और काजल ने मेरा स्कूल बैग नीचे फेंक दिया और कोई भी मुझे अपने पास बैठने नहीं दे रहा। सब मुझे गरीब कहकर परेशान करते हैं। ये लोग मुझे बहुत उल्टा सीधे बोलते हैं। क्लास में कदम रखा नहीं है और शुरू हो गई तेरी शिकायतें। उन्होंने जो भी किया है ना तेरे साथ, बिल्कुल सही किया है। गरीब इसी के लायक होता है। आते ही मूड खराब कर दिया। अपना बैग उठाओ और क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। नैना काफी गरीब परिवार से थी। उसके चलते नैना के स्कूल में भी उस क्लास में मौजूद सभी अमीर बच्चे उसका काफी मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि नैना की क्लास टीचर कोमल भी उसे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब 26 जनवरी आने वाली होती है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी के लिए हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है। इसमें हमारी क्लास के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। आप में से जो भी बच्चा सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो आकर मुझे अपना नाम लिखवा लीजिए। मैं तो बहुत अच्छा गाना गाती हूँ मैम, मुझे भी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। यस मैम, अलीशा तो हमारी क्लास की नेहा कक्कड़ है। अगर अलीशा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी तो हम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सभी बच्चों को सिंगिंग कंपटीशन में नाम लिखवाता देख नैना भी अपनी क्लास टीचर के पास जाती है। टीचर, मैं भी बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मुझे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। क्या कहा? तुम्हें भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है? पता है इस एनुअल डे पर कितने सारे वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। अब उन वीआईपी के सामने तुम जैसे गरीब स्टूडेंट से क्या हम परफॉर्मेंस करवाएंगे? कोमल नैना की गरीबी का मजाक उड़ाती है कि तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आता है। सभी स्टूडेंट्स के नाम लिख रही है ना आप कंपटीशन के लिए? लिखिए। और आप सभी बच्चों, सिंगिंग के अलावा भी काफी सारे कंपटीशन हो रहे हैं। जिसको जिस पर इंटरेस्ट है वो सब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल के आ जाने की वजह से कोमल नैना को कुछ कह भी नहीं पाती। कोमल को न चाहते हुए भी नैना का नाम कंपटीशन में लिखना पड़ता है। अगले दिन से जब सभी बच्चे सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अलीशा, तुमने सोचा कि हम कंपटीशन में कौन सा गाना गाएंगे? मुझे तो कोई भी गाना समझ नहीं आ रहा है। टीचर ने कहा था कि हमें देशभक्ति का ही कोई गाना गाना होगा। मेरे दिमाग में तो बस आइडिया वाले सॉन्ग ही चल रहा है, लेकिन ये मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा। तुम लोग कोई अच्छा सॉन्ग सोचो ना। अलीशा अपनी सहेलियों के साथ 26 जनवरी पर गाए जाने वाले गाने के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ नैना आती है। अरे अलीशा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? पता है मैंने सिंगिंग कंपटीशन के लिए गाना सोच लिया है। हम लोग मेरा मुल्क मेरा देश सॉन्ग गाएंगे। ये बहुत अच्छा देशभक्ति का गाना है। अच्छा, तो तुम अब हमें सिखाओगे कि मैं कौन सा गाना गाऊं, कौन सा नहीं? टीचर ने भले ही तुम्हारा नाम इस कंपटीशन में लिखा है, लेकिन तुम हमारे साथ गाना नहीं गाओगी। लेकिन क्यों अलीशा? मेरा भी बहुत मन है 26 जनवरी पर सबके साथ में गाने का। तुम कहो तो मैं सबसे पीछे खड़ी हो जाऊंगी। एक बार में कहा, समझ नहीं आया क्या? जाओ यहाँ से और हमें डिस्टर्ब मत करो। नैना उदास होकर ग्राउंड में जाकर बैठ जाती है। अलीशा अपने सभी दोस्तों के साथ नैना के बताए हुए गाने की ही प्रैक्टिस करती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और वैसे वैसे 26 जनवरी का दिन करीब आ रहा होता है। बच्चों, इस 26 जनवरी के कंपटीशन में आप लोग स्कूल की सिंपल यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। सभी बच्चों को तिरंगा यूनिफॉर्म पहनी है, ठीक है? क्लास टीचर वहाँ से चली जाती है। वैसे अलीशा, क्लास की सभी बच्चे तो 26 जनवरी पर पहनने के लिए तिरंगा ड्रेस लेकर आ जाएंगे, लेकिन हमारी क्लास की एक गरीब कहाँ से लेकर आएगी?
ये भी सभी स्टूडेंट्स के साथ बैठकर हमारी परफॉर्मेंस को देखेगी, ना ही तो हमारी तरह तिरंगा ड्रेस खरीद पाएगी और ना ही हमारे साथ कंपटीशन में गा पाएगी। बेचारी नैना उदास होकर घर आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। मैं आपकी अच्छी बच्ची हूँ ना, मैं भी कभी किसी चीज के लिए आपसे जिद नहीं करती। प्लीज आप मुझे इस बार 26 जनवरी के लिए एक तिरंगा ड्रेस दिला दो। सभी बच्चे ये ड्रेस पहनकर पार्टिसिपेट करेंगे। नैना बेटा, तुम तो जानती हो कि पापा का काम 2 महीने से बिल्कुल बंद पड़ा है। मैं भी बड़ी मुश्किल से लोगों के घर में झाड़ू पोंछा करके घर का खर्चा चला पाती हूँ। मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं तुम्हारी स्कूल फीस के लिए रखती हूँ। अगर उनसे मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आ गई तो स्कूल की फीस कैसे भरूंगी बेटा? अपनी माँ को माफ कर देना, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अगले साल जरूर एक अच्छी सी तिरंगा ड्रेस लेकर आऊंगी। जहाँ एक तरफ नैना अपनी तिरंगा ड्रेस को लेकर परेशान थी, वहीं क्लास में अमीर बच्चे नैना को अपने साथ कभी भी प्रैक्टिस के लिए नहीं बुलाते थे। तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मुझे भी अपनी प्रैक्टिस में बुला लो। पता है मैंने तो कल रेडियो में गाना सुनकर उसे अच्छे से याद भी कर लिया है। अच्छा, तुम्हें हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है? ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे साथ पानी की बोतल भर कर लानी होगी। बेचारी नैना सभी बच्चों के पानी की बोतल भर के लाती है। कभी कोई उससे कैंटीन से कुछ खाने के लिए मंगवाता तो कभी अपना कुछ और सामान मंगवाता, और इसी में ही 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं। अब तो मुझे अपने साथ प्रैक्टिस करने दो ना, मैं तुम सबके सारे काम भी कर दिए हैं। लेकिन अभी तो हमारी क्लास का टाइम हो गया है और हम क्लास मिस नहीं करते। कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना टाइम से। अलीशा हर रोज नैना को बुलाती है, लेकिन प्रैक्टिस करवाने की जगह उससे अपने सारे काम करवाती है, और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मेरे घर में इतना पुराना सफेद कपड़ा रखा हुआ था और मैंने देखा ही नहीं। लगता है काफी पुराना है। एक काम करती हूँ, इसी कपड़े पर नारंगी और हरे रंग का कपड़ा लगाकर सिल देती हूँ और अपनी बेटी के लिए एक तिरंगे जैसी फ्रॉक बना दूंगी। जयंती जुगाड़ करके उसे सफेद कपड़े पर नारंगी और हरे कपड़े लगाकर सिल देती है, और 1 से 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार जयंती नैना के लिए सुंदर तिरंगे की फ्रॉक बनाती है। ये फ्रॉक तो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसे पहनकर तुम्हें बहुत अच्छी लगूंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी लगोगी। एक बार पहनकर तो दिखाओ कैसी लग रही हो। जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है तो बड़ी प्यारी लगती है, जिसे देख जयंती भी काफी खुश होती है। और अब सिर्फ 26 जनवरी को 3 से 4 दिन रह गई थी। नैना अकेले ही घर में आकर गाने की प्रैक्टिस कर लिया करती थी, और आज आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नैना सुबह सुबह उठकर अपनी माँ की बनाई हुई फ्रॉक पहनती है और तैयार होकर स्कूल चली जाती है। सभी अमीर बच्चे प्रैक्टिस रूम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तुम लोग फाइनल प्रैक्टिस कर रहे हो ना? मैं भी घर से काफी अच्छे से प्रैक्टिस करके आई हूँ। हम सब मिलकर एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है? चलो करते हैं। सभी बच्चे नैना को धक्का देकर क्लासरूम का गेट बाहर से बंद कर देते हैं और स्टेज पर गाने के लिए चले जाते हैं। दरवाजा खोलो, मुझे भी स्टेज पर गाना है। खोलो। कोमल मैम, आपने बच्चों को ठीक से प्रैक्टिस नहीं करवाई थी क्या? बच्चे तो पहले लाइन में ही अटक गए। वीआईपी गेस्ट क्या सोचेंगे? टीचर, प्रिंसिपल और वीआईपी गेस्ट उन सभी बच्चों को ही देख रहे होते हैं कि तभी अचानक गाने को भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैना देखती है कि क्लासरूम की खिड़की खुली हुई है। नैना जल्दी से उस खिड़की से बाहर निकलती है और स्टेज पर चढ़ते हुए बुलंद आवाज में गाना गाती है। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। सभी बच्चे नैना के साथ गाते हैं और सभी को उन बच्चों की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आती है। बेटा, आपने तो बहुत अच्छा गाना गाया है। सभी बच्चे तो बिल्कुल भूल ही गए थे, लेकिन आपने आकर अपनी परफॉर्मेंस खराब नहीं होने दी। इस कंपटीशन की अकेली विनर तो बेटा सिर्फ तुम ही हो। सर, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। मेरी सभी फ्रेंड्स और टीचर ने मेरा खूब साथ दिया है। उन्हीं की बदौलत तो आज मैंने इतना अच्छा गाना गाया। इस प्राइज के हकदार मेरे साथ मेरी सभी फ्रेंड्स और मेरे टीचर भी हैं। नैना अपना प्राइज सभी स्टूडेंट और टीचर के साथ शेयर करती है, जिसके चलते कोमल और सभी अमीर बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। और अब क्लास टीचर और सभी अमीर स्टूडेंट, खास तौर पर अलीशा, नैना के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और हंसी खुशी ही रहते हैं। मैडम, हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया है। आपको कोई गलतफहमी हुई है।
मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारी देवरानी ने ही तुम चारों के नाम पर कंप्लेंट करी है। तुम चारों अपनी देवरानी के ऊपर अत्याचार करते हो ना, उससे काम करवाते हो और खुद आराम करते हो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें जेल में मत रखिए, हमारी बदनामी हो जाएगी। अपनी बदनामी की पड़ी है, लेकिन अपनी देवरानी के साथ की गई बदतमीजी की नहीं, अत्याचार की नहीं। तुम चारों को तो यही सजा मिलनी चाहिए और तुम चारों 26 जनवरी के दिन जेल में हो। ये सजा बहुत सही है। हमारी देवरानी ने झूठी कंप्लेंट करी होगी, आपको कोई गलत फहमी होगी। हम ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे हम तो अपनी देवरानी से बहुत प्यार करते हैं। ये कैसी देवरानी थी जो अपनी ही जेठानियों के नाम पर झूठी कंप्लेंट कर रही थी और उन्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया। इस अनोखी देवरानी के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं और कहानी को पीछे लेकर चलते हैं। सुमन, निधि, महक और नीतू चारों एक साथ एक घर में रहती हैं। ठंड का मौसम था। अरे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, मुझसे काम नहीं होगा। तुम तीनों आज काम करो, बहुत ठंड लग रही है मुझे तो। दीदी, ठंड क्या आपको ही लगती है, हमें नहीं लगती? अरे मैंने कल रात बर्तन धोए थे और खाना भी बनाया था। अब मैं काम नहीं करूंगी, आज आप लोगों में से कोई काम करो। अरे महक, अगर देवरानी आ जाती ना तो हम उसको ही बेवकूफ बनवा कर उससे काम करवा लेते। हम चारों ही फ्री रहती फिर। चारों एक नंबर की आलसी होती हैं और एक दूसरे पर बस काम थोपती रहती हैं। कुछ दिनों बाद चारों जेठानियों का देवर मुकुल अपने साथ स्वाति नाम की लड़की को लेकर आता है, जो देखने में काफी काली थी। मुकुल, ये कौन है? इतनी काली लड़की को तुम हमारे घर पर क्यों लेकर आए हो? भाभी, ये स्वाति है मेरी पत्नी। दरअसल अभी हाल ही में स्वाति के माँ बाप का देहांत हो गया और ऐसे में स्वाति को मैं अकेले नहीं रहने दे सकता था, इसीलिए मैंने स्वाति से शादी कर ली। क्या तुम्हें शादी करने के लिए यही काली लड़की मिली? अरे हमारे बारे में तो सोच लेते, हम इतनी गोरी हैं, हमारे साथ ये हमारी सबसे छोटी काली देवरानी कैसे जचेगी? भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शादी मेरी हुई है, पत्नी के साथ मुझे रहना है, तो आप क्यों ये सब सोच रही हैं? और जितना ये घर आप चारों का है उतना ही स्वाति का भी है, इसीलिए मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरी शादी को स्वीकार करेंगे। मुकुल इतना कहकर अपनी पत्नी को कमरे में लेकर चला जाता है। अगली सुबह स्वाति की जेठानियां उसे जल्दी उठा देती हैं। अरे जल्दी उठो, खाना बनाओ, कपड़े धोने हैं, इतना सारा काम पड़ा है। तुम क्या नहीं हो, इसका मतलब काम नहीं करोगी? माफ करना, मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं था ना। बता दीजिए क्या काम करना है, मैं कर दूंगी। एक काम करो, पहले सबके लिए खाना बना दो और हाँ, मुझे आलू के पराठे खाने हैं और सुमन दीदी को मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं, तो दोनों पराठे बनाना और उसके बाद कपड़े धो देना, ठीक है? पहले ही दिन स्वाति को काफी सारा काम थोप दिया जाता है। स्वाति ठंड से सिकुड़ते हुए वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जाती है। इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही है? पूरा शरीर थर थर कांप रहा है। स्वाति वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगती है कि तभी उसकी जेठानी नीतू आती है। अरे ये क्या, तुम वॉशिंग मशीन से क्यों कपड़े धो रही हो? दीदी, इतनी ठंड हो रही है, वॉशिंग मशीन में ही तो सारे कपड़े धुलेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता भी है कितना बिल आया था पिछले महीने। हम खुद वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं कर, तो तुम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? हाथ से कपड़े धो लो। लेकिन दीदी, इतनी ठंड में हाथ से कपड़े धोना कितना मुश्किल है, जरा मेरे बारे में तो सोचिए। अरे तुम्हारे बारे में सोचकर ही बोल रही हूँ। अभी धूप हो रही है, हाथ से कपड़े धो लो। और हाँ, वॉशिंग मशीन, हीटर, इन सब का इस्तेमाल ज्यादा मत करना। और हाथ से कपड़े धोगी तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, कम से कम तुम्हारे हाथ तो साफ हो जाएंगे, गोरे तो होने से रहे। ठंड में अपनी काली देवरानी स्वाति के ऊपर उसकी जेठानियां अत्याचार तो अच्छे से कर ही रही थी। स्वाति परेशान अपने कमरे में बैठी थी। मेरा फौजी बनने का सपना ही रह जाएगा, काश मैं भी फौजी बन पाती। तभी कमरे में मुकुल आता है। क्या हुआ स्वाति, तुम इतना परेशान क्यों हो? दरअसल आपको तो पता ही है मुझे फौजी बनना था, लेकिन अब शादी हो गई है और शादी के बाद सपने देखने का कोई पॉइंट ही नहीं होता है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ दे रहा है तो तुम खुद को क्यों कम समझती हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम फौजी बनकर ही रहोगी। देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत लगे, कोई बुक, कोई एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरना है, वो सब मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उसके बाद अपने ससुराल पर, बाकी सब मैं देख लूंगा। स्वाति अब अपनी फौजी बनने की तैयारी करने लगती है। ये चीज स्वाति की जेठानियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये कौन सी किताब पढ़ रही हो तुम? दीदी वो क्या है ना, मैं फौजी बनना चाहती हूँ तो उसकी ही तैयारी कर रही हूँ, फौजी बनने की। अच्छा, तुम फौजी बनोगी तो घर के काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ क्या घर के काम करेगी? दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी माँ तो इस दुनिया में भी नहीं है, और जो इस दुनिया में है नहीं, आप उनके लिए इतनी बुरी बातें कैसे कह सकती हैं? तो जाओ ना, छत पर चूल्हा बनाओ और उस पर खाना बनाओ। हम सबका चूल्हे पर बना खाना खाने का मन है। ठंड में चूल्हे का खाना बहुत स्वाद लगता है। दीदी
ठंड में आप मुझे वही काम क्यों करवा रही हैं जिससे ज्यादा ठंड लगे, और सारा काम मैं अकेले क्यों करूं? क्योंकि तुम काली हो और तुम हमारी बराबरी तो कर नहीं सकती ना। अब जो बोला है चुपचाप से वो कर लो, वरना तुम्हारी 4 जेठानियां हैं, तुम किस किस से बहस कर लोगी? स्वाति बिना जवाब दिए छत पर चूल्हा बनाने लगती है। मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जितना अपनी जेठानियों के साथ बनाने की कोशिश करती हूँ वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों कर रही हैं? ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और स्वाति फौजी बनने की तैयारी कर रही होती है। 26 जनवरी आ रहा है और मैंने एग्जाम भी दे दिया। बस मेरा रिजल्ट आ जाए और मैं फौजी बन जाऊं। इस बार की 26 जनवरी मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। स्वाति का सपना था कि फौजी बने। कुछ दिनों बाद स्वाति का जब रिजल्ट आता है, स्वाति तुमने अपना सपना पूरा कर दिया, तुम फौजी बन गई हो, ये देखो तुम्हारा रिजल्ट आया है। क्या मैं फौजी बन गई? हाँ तुम फौजी बन गई हो, लेकिन तुम्हारी ज्वाइनिंग कल से ही है। तुम्हें कल ही बॉर्डर के लिए निकलना है। इतनी जल्दी ज्वाइनिंग भी? और कल ही मुझे बॉर्डर पर भी जाना है? हाँ देखो, तुमने अपने सपने के लिए बहुत मेहनत करी है, तो अब तुम पीछे मत हटो। स्वाति अगले ही दिन बॉर्डर के लिए निकल जाती है। स्वाति के पीछे उसकी चारों जेठानियां बातें बना लेती हैं। बन गई फौजी हमारी काली देवरानी, पर कहीं हमारे खिलाफ वो कोई कंप्लेन तो नहीं करेगी ना? अरे ऐसे कैसे कंप्लेन करेगी? हमने क्या किया? किया तो है हमने बहुत गलत। हमने ना सच में अत्याचार तो किया ही था। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। डर तो लग रहा है मुझे भी, लेकिन कुछ नहीं होगा। अत्याचार किया तो किया, क्या हुआ? स्वाति काली थी ना, फौजी बन गई है तो बस अब हम उससे थोड़ा सा प्यार से बात कर लेंगे, बात खत्म। चारों जेठानी अपनी काली देवरानी के फौजी बनने से डर तो गई थी, लेकिन अब क्या ही करती। कुछ दिनों बाद 26 जनवरी थी। अरे 26 जनवरी है, आज हम बच्चों के लिए कोई पार्टी रखते हैं ना। बच्चे तो हैं ही नहीं, तो क्या हुआ, मोहल्ले के बच्चे तो हैं ना। चारों जेठानियां 26 जनवरी के दिन मोहल्ले में बच्चों को ट्रॉफी, चिप्स, कुरकुरे बांट रही थी कि तभी पुलिस आ जाती है। तुम चारों जेठानियों के ऊपर कंप्लेंट है कि तुम चारों ने अपनी देवरानी के ऊपर अत्याचार किया, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या हमें गिरफ्तार करने? पुलिस चारों को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है और लॉकअप में बंद कर देती है। तुम चारों चुप हो जाओ और कोई भी आवाज नहीं करेगा। किसी की कोई आवाज आई ना तो तुम चारों की कहर नहीं। अब हम क्या करें? मुझे नहीं रहना यहाँ, काश मैं अपने घर रहती। कुछ देर बाद वहाँ स्वाति और मुकुल आते हैं। दीदी आप चारों यहाँ पर कैसे? और इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी जेठानियों को क्यों गिरफ्तार किया? आप इनकी देवरानी हैं, लेकिन कंप्लेंट तो किसी और ने करी थी, किसी राधिका नाम की औरत ने। राधिका मेरी पड़ोसन है, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी जेठानियों को छोड़ दीजिए। स्वाति अपनी जेठानियों को वापस घर ले आती है और उन्हें तोहफे देते हुए कहती है, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देर ही हो गई। आप लोगों को मेरी वजह से पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने फिर भी हमें इतना माना, लेकिन तुम तो बॉर्डर पर थी ना, फिर यहाँ कैसे? 26 जनवरी है ना, तो मैं आप सबसे मिलने आई हूँ और आप सबके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। हम सबको माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया, अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। दीदी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अंत में 26 जनवरी के दिन पांचों देवरानी जेठानी मिलकर 26 जनवरी मनाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।